Hello guys, welcome back to the channel, and today we are starting a new series called 40 PYQs a day. Basically, we are going to discuss 40 PYQs every day exclusively of UPSC, not of some other state examination or some other examination. आई नो थोड़ा ज़्यादा है 40 PYQs. आई कुड हैव चूजन 15 और 10 जिससे थोड़ा छोटा वीडियो बने, बट आई वॉज लाइक इट्स हाई टाइम वी चूज समथिंग very good. I think it would be worth it if you are giving time to PYQs. So let's get started. सबसे पहला PYQ है from 2023. It is reference to financial and money bill. आपका इंडियन पार्लियामेंट में इसने 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, एंड यू विड सी दैट फाइनेंशियल बिल वाला जो टॉपिक है इट इज़ रिपीटेडली कमिंग. फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल रिपीटेडली आता है. तो आपके क्या स्टेटमेंट हैं? लोकसभा ट्रांसमिट व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंशियल बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट. ओके, फाइनेंशियल बिल के आपके 2 पार्ट होते हैं. कैटेगरी 1 होगा विच इज़ 1171, एंड कैटेगरी बी है इज़ 117, आर्टिकल 117(2). तो आपका जो कैटेगरी 1 है, द राज्यसभा कांट अमेंड और रिजेक्ट दिस, और जो कैटेगरी बी है राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्टेड. बट हेयर इट इज़ स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट फाइनेंशियल बिल ओनली, तो वी वुड से नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देन when the Lok Sabha transmit money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendation. True, very true. आपका जो मनी बिल है उसमें राज्यसभा के पास बहुत कम पावर्स रहती हैं. Then in case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but joint sitting necessary for financial bill. अब आपका जो है ना मनी बिल में तो ज्वाइंट सिटिंग आता ही नहीं है. मनी बिल हुआ, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हुआ, इनमें आपका ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता है. पर जो आपका फाइनेंस बिल है, ओके, फाइनेंस बिल में आई नो एक ब्रॉडर टर्म में मनी बिल इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, 1110 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. बट इफ़ वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फाइनेंस बिल, वो आपका ज्वाइंट सिटिंग में जा सकता है. इफ देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बोथ हाउसेज देयर कैन बी ज्वाइंट सिटिंग. तो इसके हिसाब से आपका फर्स्ट रॉन्ग हुआ, एंड नेक्स्ट 2 आर राइट. दैट्स वाई द राइट आंसर इज ओनली 2. देन देयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, है ना, टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. इट इज़ नॉट. जो आपका इमरजेंसी है इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. ओके, टू पास मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंट अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इट इज़ ट्रू. आपका जो मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा में पास किया जा सकता है, और इसका बेसिस है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बट आर्टिकल 75 पार्ट 3 सेज, 75 का जो थर्ड जो भी है पार्ट तो नहीं कहेंगे उसे, सो इट सेज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी कलेक्टिवली, ओके, दे शुड बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. इसलिए लोकसभा में ही आप नॉन कॉन्फिडेंस बिल पास कर सकते हो, और जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है वो आप दोनों जगह से कर सकते हो. सो इन दिस वे द आंसर इज 2 ओनली. ओके, with reference to deputy speaker of Lok Sabha, consider the following statement. As per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall held on such a date as speaker may fix. This is true. आपका पहले स्पीकर इलेक्ट करे जाते हैं फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, एंड फिर उसके बाद आपका स्पीकर फिक्स करता है कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कब होता है. There is a mandatory provision that a election of a candidate, a deputy speaker of Lok Sabha, shall be from either the principal opposition party or the ruling party. There is no such provision. आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका डेप्यूटी स्पीकर किसी एक पार्टी से आए. he or she can be anybody from the parliament. बट पहले कन्वेंशन था कि आपका जो ऑपोजिशन पार्टी है उसी का मेंबर आपका डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाता था. बट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब से अभी आपका करंट गवर्नमेंट है, वी डोंट हैव डेप्यूटी स्पीकर. अभी वो पोस्ट खाली ही है. सो आई गेस दैट कन्वेंशन इज ब्रोकन नाउ. The deputy speaker has the same power
as of the speaker when presiding over the sitting of house and no appeal lies against his rule. That is true, but I'm not sure about no appeal lies against his rule. I couldn't find anything in Lakshmikant, but if you have something, kindly do look into it. Okay, but I think the statement overall is true. So 1 is true, 3 is true. The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by prime minister. There is no such provision. This is utter BS. So 1 and 3 are true according to me. So I'm going with A, option A. But if you think that 3 is not correct, there is no appeal lies, ये वाला जो भी स्टेटमेंट है, नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन इट और इफ़ यू कैन फाइंड आउट ये कहाँ से उठाया गया है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. Then there is fourth, with reference to anti-defection law in India, consider the following statements. Statement 1 is the law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to house. It is wrong. Okay, आपका एक मान लीजिए नॉमिनेटेड मेंबर है, उसको डिस्क्वालीफाई करा जाएगा इफ़ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months. सो इट इज़ एग्जैक्ट अपोजिट. यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करता है 6 महीने में, तो उसको हटा दिया जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू. उसको हटाया जब जाएगा अगर वो 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले. द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड a defection case. This is entirely true. Okay, this is true. So ऐसे में the 2 only is the right answer. Then 5th question, a bill amending the constitution requires a prior recommendation of President of India. No, it is not true. When the constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory of the President of India to give his or her assent. ये पहले नहीं था, पर आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1971 में. इसमें आपका जो प्रेसिडेंट का एसेंट है उसको मैंडेटरी बना दिया था. पार्लियामेंट ने ले आया था कि अगर देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और दोनों हाउसेस से पास करे जा चुके हैं वो, द प्रेसिडेंट कांट बी लाइक आई एम नॉट गिविंग द असेंट. ओके, ही और शी विल हैव टू गिव द असेंट. ओके, a constitution amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by special majority and there is no provision for joint sitting. ये है आर्टिकल 368 डायरेक्टली. ओके, ये डायरेक्टली 368 हो गया. तो 2 and 3 आर करेक्ट. तो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन बी. बट लेट्स लुक अ लिटिल डीपर इनटू दिस. आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, है ना. ये और इसके साथ साथ दे डोंट नीड एनी प्रायर रिकमेंडेशन. कोई भी ला सकता है, प्रायर रिकमेंडेशन का ज़रूरत ही नहीं है. बट ऐसी कौन से केसेस हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन का ज़रूरत है? देयर आर ओनली 5 केसेस. आई थिंक यू शुड लुक इनटू इट. ये 5 केसेस हैं जब आपका मनी बिल आ रहा हो, है ना, जब आपको फाइनेंशियल बिल 1 आ रहा हो, नॉट फाइनेंशियल बिल 2, फाइनेंशियल बिल 1 आ रहा हो. बिल्स इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, तो ये फाइनेंशियल बिल 2 भी हो गया आपका. ओके, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1, बिल्स इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, बिल्स अफेक्टिंग स्टेट बाउंड्रीज आर्टिकल 3, और बिल रेस्ट्रिक्टिंग इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स, ये वाला. ओके, सो बेसिकली मनी बिल आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल जो 117 1 के अंदर आते हैं. देन 117 के 3 के अंदर अगर कोई बिल है जिससे एक्सपेंडिचर हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड्स के अंदर से, दैट हैज़ टू गेट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रीवियस रिकमेंडेशन लगेगा. एंड बिल जो कि आपकी स्टेट की बाउंड्री, एरिया या फिर नेम, आर्टिकल 3 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 जो चेंज करना चाह रहे हैं, दैट वुड नीड प्रायर रिकमेंडेशन एंड इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स को लेके, विच इज़ आर्टिकल 304B. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर ये 5 कंडीशंस कौन सी हैं, बिकॉज इन फ्यूचर यूपीएससी कैन मेक अ क्वेश्चन के अबाउट दीज बिल्स कि यहाँ पे प्रायर रिकमेंडेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है. देन
Sixth, we adopted parliamentary democracy based on British model, but how does our model differ from that model? पहला है स्टेटमेंट है as regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India the power of Parliament to legislate is limited, which is true. आपकी जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही लिमिटेड कर दी गई है. In India, matters related to constitutionality of amendment of an act of the Parliament are referred to the Constitution Bench of Supreme Court of India. It is true. आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रहता है ये सेटअप ही इसलिए करा जाता है कि कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेके जिसको जुडिशरी के पास ले जा रहा है तो डील विद दीज थिंग्स. ये एडहॉक बेसिक्स पे आपका बनाया जाता है. लाइक इट्स नॉट अ परमानेंट बेंच. जब ज़रूरत पड़ती है तब बनाया जाता है. इसमें 5 या मोर जजेस होते हैं. नॉर्मली आपको सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस दाते हैं वो आपके 2 जज वाली बेंचेस सुनती हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो रहता है आपका 5 या फिर उससे ज़्यादा जजेस रहते हैं. ओके. 7th इज राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन द मैटर्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज. नहीं, यहाँ पे आपकी राज्यसभा की लोकसभा से ज़्यादा पावर्स हैं. देन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद द लोकसभा. यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी इक्वल पावर है, तो ये सिर्फ आपका अमेंडिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन में है. रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में तो आपको पता ही है लोकसभा में ज़्यादा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 आपकी जो गवर्नमेंट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. या फिर मेकिंग कट मोशन है ना, ये भी स्पेशल पावर सिर्फ लोकसभा के पास है. ओके. कट मोशन में आपका जो अब आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ कट मोशन क्या होता है. कट मोशन इज़ अ मोशन जिसमें आपका डिमांड जो अलोकेशन के लिए डिमांड करी जाती है फंड्स अलोकेशन के लिए उसको अपोज किया जाता है. देन 8th, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. ओके. एडहॉक कमीशन सेट अप बाय the parliamentary department related to the standing committee. finance commission को तो आप पहले ही हटा दीजिए. ओके. और फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन इसको भी हटा दीजिए. एंड नीति आयोग, दीज 3 शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल कमीशन और नीति आयोग आर एडवाइजरी बॉडीज. ओके. दे आर नॉट, ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडीज हैं आपकी. ओके. एडहॉक कमेटी सेटअप बाय पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी, ये जो हैं आई थिंक दिस इज समथिंग यू कांट गैस. ये आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है. बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि एडहॉक कमेटीज और पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी हैं. यही जो इंस्टीट्यूट या फिर कमेटीज़ हैं दे लुक इनटू कि आपके जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं टेलीकॉम, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी में वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ओके. देन 9th है इन फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑन अपोजिशन वॉज स्वतंत्र पार्टी. नो, इट वॉज कम्युनिस्ट पार्टी. इन लोकसभा आर लीडर ऑफ ऑपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969. दिस इज ट्रू. ये आई थिंक दिस इज समथिंग वी ऑफन नेग्लेक्ट इन लक्ष्मीकांत, जहाँ पे ये टर्म्स दिए गए हैं स्पेशली इन पार्लियामेंट वाला चैप्टर. देयर आर मैनी ईयर्स गिवन कि इस साल में इसको मान लिया गया या फिर इस साल में इस कमेटी को बना दिया गया. सो दिस इज समथिंग टू लुक इनटू. इन लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of opposition, which is wrong. आपके पार्लियामेंट में 10% का है वो आपका 10% मिनिमम होना चाहिए एंड 10% होता है 55 members. अगर 55 members हैं तो एक पार्टी को पार्लियामेंट्री पार्टी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है. और इन पार्लियामेंट्री पार्टीज़ में जो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी बिसाइड्स द रूलिंग पार्टी बिकम्स द लीडर ऑफ ऑपोजिशन. उसका जो लीडर रहेगा वो ऑपोजिशन लीडर बन जाएगा, है ना. सो इन दिस ओनली 2 इज ट्रू. Regarding the money bill, which of the following statement is correct? A bill is deemed to be a money bill if it contains only provision related to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. This is true. Okay, this is true.
ये आपके जो 7 टॉपिक्स कवर किए जाते हैं मनी बिल में, उसमें से एक है टैक्स वाला। अ मनी बिल हैज़ प्रोविजन फॉर द कस्टडी of consolidated fund of India or contingency fund of India. Again it is true. A money bill is concerned with the appropriation of money out of contingency fund of India. It is not true. आपका जो मनी बिल है उसमें अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी जो है वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड से करा जा सकता है, नॉट फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड. अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज़ अगेन ट्रू. नाउ लेट्स सी कि मनी बिल के अंदर आपके 7 कौन से टॉपिक्स हैं. टैक्स, इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन. देन देयर इज लॉ, रेगुलेशन ऑफ बोरिंग, ओके, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, एनी मैटर इंसिडेंटल टू, ये वाले जो सारे मैटर हैं इसमें 6 अदर मैटर्स, डिक्लेयरिंग एनी expenditure to be charged under consolidated fund of India, and receipt of money into consolidated funds and public accounts. ये जो पब्लिक अकाउंट्स रहते हैं इसमें जो भी रिसीट्स आ रही हैं वो भी आपका मनी बिल में ही पढ़ा जाता है, ये मनी बिल में ही आता है. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate his or her office if he ceases to be a member of the assembly. It is true. Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately. It's wrong. देखो आप पता है एक चीज़ याद रखो, आपका जो पार्लियामेंट में जो मेजर प्रोविजंस है ना वही आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रहेंगे. इन पार्लियामेंट ऑल्सो आपका जो स्पीकर रहता है ना वो आपका, जब आपका नया पार्टी आ जाता है रूलिंग पावर आफ्टर इलेक्शन, उनको हटाया नहीं जाता है. ओके, वो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन के पार्लियामेंट में विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आपके कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो स्क्रूटनाइज करती है और रिपोर्ट करती है हाउस को कि जो पावर्स दिए गए हैं आपके एग्जीक्यूटिव्स को, जो रूल्स हैं, सब रूल्स हैं एक्सेट्रा हैं, वो सही से एक्सरसाइज करे जा रहे हैं और वो एंड विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन उनको करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है. सो दिस इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा रटना पड़ेगा कि कौन सी कमेटी क्या काम कर रही है. बट लेट्स सी, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज ये चेक करती है, लाइक इसका तो नेम से समझ आ रहा है, इट चेक्स की जो आपकी अश्योरेंस प्रोमिसेस दी गई थी मिनिस्टर्स द्वारा वो अंडरटेकिंग आर दे टेकन केयर ऑफ, है ना. अश्योरेंस, प्रॉमिस, अंडरटेकिंग्स जो भी दी गई थी पहले. कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये है कमेटी जो आपका देखती है कि आपका स्क्रूटनाइज करती है और रिपोर्ट करती है कि जो पावर्स हैं रेगुलेशंस बनाने की, रूल्स बनाने की, ये सारी जो पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जो पार्लियामेंट में दी गई हैं वो अच्छे से एक्सरसाइज करी जा रही हैं कि नहीं करी जा रही हैं. देन जो रूल्स कमेटी है, इट कंसिडर्स द मैटर ऑफ प्रोसीजर, ये आपका जो प्रोसीजर हो रहा है आपका पार्लियामेंट में और जो बिजनेस कंडक्ट हो रहा है पार्लियामेंट में वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपका रूल कमेटी देखती है. वो देखती है कि प्रोसीजर में जो रूल्स हैं उनको फॉलो करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है. देन देयर इज़ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इट रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ इंडिया, ये पूरा टाइम टेबल और सारे प्रोग्रामिंग जो है वो आपका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है. देन out of the following statement choose one that brings out the principle underlying the cabinet form of government. अब देखो ये तो I think anybody who has read a little bit of polity can answer. It is an arrangement for minimizing the criticism against government. ये तो है ही नहीं, minimizing the criticism against government, इसको तो पहले ही हटा दो. It is a mechanism for speeding up the activities of government whose responsibilities are increasing day by day. This can be, but let's see और क्या options हैं. It's a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. अब देखो collective responsibility आपको पहली बार तो बहुत बार आ चुका है and this is the right option. काउंसिल ऑफ आपका जो कैबिनेट रहता है इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल. अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द
Hands of the head of the government whose hold over the people is in the state of decline. No, it's wrong. Consider the following statement. In election of Lok Sabha or state assembly, the winning candidate must get at least 50% of votes polled to be declared elected. No, इंडिया में आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, तो इवन इफ आप एक वोट से ही क्यों ना ऊपर हो, यू विल विन. देयर इज़ नो ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि 50% होना चाहिए, 60% होना चाहिए. According to the provision laid down in Constitution of India, in Lok Sabha, the speaker post goes to the majority party and the deputy speaker goes to the opposition party. अब ये जो है ना, ये convention है, ये ऐसा provision कहीं नहीं लिखा है. So this is a convention and not a provision. So both, neither one and two are correct. Both of them are wrong. With reference to the Parliament of India, consider the following statement. A private member bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected, okay, but only nominated by the president. No, it is wrong. Private member वो member रहता है who is not a minister. Okay, so any member who is not a minister is a private member. Private member उस member के द्वारा जो bill लाया गया है उसको कहते हैं. And this bill requires 1 month notice. So first is wrong. Statement 1 is wrong. Statement 2, recently a private member bill has been passed in Parliament of India for the first time in the history. No, recent तो है ही नहीं. 1968 में आखिरी बार पार्लियामेंट ने पास किया था एक प्राइवेट मेंबर बिल. ओके, इट बिकेम अ लॉ इन 1970. तो 1970 के बाद से इंडिया में प्राइवेट मेंबर बिल पास ही नहीं हुआ है. सो दिस इज़ रॉन्ग. बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग. Which of the statement given above are correct? Neither 1 and 2 होगा. The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by Lok Sabha by simple majority of its total membership. अब देखो, ये तो आपको पहले ही हटा देना चाहिए, बिकॉज लोक सभा आपका जो सेकंड चेम्बर है राज्यसभा, उसको बनाया ही गया है स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो अगर लोकसभा खुद ही सारे डिसीजन लेने लगेगी कि स्टेट लिस्ट से आपका कौन सा लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कौन सी चीज़ें सेंटर कंट्रोल कर सकती है, सो वो फेडरल नेचर ही ख़राब हो जाएगा. देन लोकसभा बाय मेजोरिटी, अब देखो लोकसभा जहाँ पे भी आ रहा है हटा दो उसको, पहली बात तो. फिर राज्यसभा बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल, एंड देन राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को नहीं आता है तो देयर कैन बी अ कन्फ्यूजन बिटवीन सी एंड डी, बट द राइट आंसर इज सी. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 आपका राज्यसभा कैन कम ऑफ विद अ रिजोल्यूशन कि आप अब द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड मेक लॉज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, वो उन सब्जेक्ट्स पर जो कि स्टेट लिस्ट में है फॉर द नेशनल इंटरेस्ट. और ये जो रिजोल्यूशन है ना, ये 1 साल तक ही फोर्स में रहता है. इट कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम. और ये जो रेजोल्यूशन है, ये प्रोविजन है, दिस डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द स्टेट लेजिस्लेटर टू लेजिस्लेट. अगर कोई भी सब्जेक्ट है जिस पे राज्यसभा ने कहा कि फ्रॉम नाउ ऑन फॉर 1 ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड मेक लॉज ऑन दिस स्टेट सब्जेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर उस पर नहीं बना सकता लॉ. स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, बट अगर वो दोनों लॉ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा. Consider the following statement. The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly of that particular state. No, strictly 1/3 है. आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/3 ही होना चाहिए. The governor of state nominates the chairman of the legislative council of the particular state. No, ये elected होता है, तो neither 1 and 2. With reference to the union government, consider the following statement. The Department of Revenue is responsible for the preparation of union budget that is presented to Parliament. ये सत्य नहीं है. आपका जो बजट है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बनाता है. ओके, अभी भी और पहले भी और हमेशा से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ही बनाता है. नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द अथॉरिटाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट. इट इज़ ट्रू.
Okay, this is true. All disbursement made from public account also needs the authorization of the parliament. No, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो पब्लिक अकाउंट हैं ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से ऑपरेट किए जाते हैं. दे डू नॉट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स. ओके, आपके ये पब्लिक अकाउंट्स में क्या क्या आएगा? प्रोविडेंट फंड हो गया, सेविंग जो है बैंक डिपॉजिट्स में, बैंक डिपॉजिट, रेमिटेंसेज एक्सेट्रा, ये सारे आपके पब्लिक अकाउंट में आते हैं. तो आपका सिर्फ सेकंड ही सही है, तो 2 ओनली. ओके. 19th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन. ए प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन, और ये तो गलत है भाई, इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन और इंडिविजुअल आता है, हटा दो, पहले ही हटा दो. places effective restriction on the authority of state in the interest of individual liberty. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही है कि आपको स्टेट की पावर को लिमिट कर देना है. ओके, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब आप मोनार्की की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिट कर रहे हो. तो आपका जो पावर्स हैं स्टेट की पावर, उसको लिमिट करने के लिए है. सो 2 ओनली इज़ द राइट आंसर. 20th, which one of the following is the largest committee of the parliament? The answer is the committee on estimates. कमेटी ऑन एस्टिमेट्स में आपका 30 मेंबर्स रहते हैं. ये सारे जो मेंबर्स रहते हैं वो लोकसभा से रहते हैं. हर साल इन्हें इलेक्ट किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से. ये जो आपकी कमेटी थी वो 1921 में पहली बार बनाई गई थी. एंड व्हाट डज इट डू? ये एग्जामिन करती है कि जो आपके बजट में एस्टिमेट्स बताए गए हैं वो सही एस्टिमेट्स हैं या फिर उनको ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है ना, या फिर एक ऐसा नंबर दिया जा रहा है विच इज़ नॉट नीडेड. एंड इट सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर में बताता है ना. कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट और कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग जो है, उन दोनों में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा. द कमेटी ऑन पेटिशन दोनों हाउस में अलग अलग बनाई जाती हैं. लोकसभा में अलग कमेटी ऑफ पेटिशन बनेगी और राज्यसभा में अलग कमेटी ऑफ पेटिशन बनेगी. लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं. दैट इज़ इट. आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो फॉर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस. अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं.